नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। क्या बांग्लादेश सच में इंडिया के खिलाफ युद्ध की धमकी दे रहा है? क्या उड़ीसा, बंगाल और बिहार के ऊपर बांग्लादेश का हिस्टोरिकल क्लेम क्या है भाई? आज के इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी के डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसका पास्ट से लेके प्रेजेंट तक इसका लिंक देखेंगे कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, तो बंगाल का एक यूनिफाइड रीजन था प्री पार्टीशन इंडिया में, जिसे हम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहते थे। ये एरिया ब्रिटिश रूल के टाइम में एक सिग्निफिकेंट पार्ट था जो आज के वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और पार्ट्स को उड़ीसा को कवर करता था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के पार्टीशन को अनाउंस किया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सके। उसकी ये कोशिश थी। ये एक पॉलिटिकली चार्ज डिसीजन था जो कि काफी प्रोटेस्ट के बाद कैंसिल कर दिया गया था। और 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, तो बंगाल के जो ईस्टर्न पार्ट को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था और 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान रहा। लेकिन बांग्लादेश के लिबरेशन वार जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस करवाया बांग्लादेश को, तो वो एक नेशन की तरह उभर के आया था। अगर हम प्रेजेंट डे की बात की सिनेरियो करें, बांग्लादेश का एक लीडर है रिजवी अहमद। इन्होंने कहा है कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए। ये स्टेटमेंट ने एक नया जियोपॉलिटिकल डिबेट पर जन्म दे दिया। साथ इंडिया के जो चिटगांव पोर्ट और म्यांमार सितवे पोर्ट के लिए ये स्ट्रेटेजी क्यों है? तो रिजवी अहमद, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर है, उन्होंने रिसेंटली कहा कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए। उनका यह क्लेम लिंग्विस्टिक और कल्चर सिमिलरिटीज पर बेस्ड है, पर कहाँ तक ये आलतू फालतू के ये क्लेम करते हैं और कहाँ तक इसके बीच में कई तर्क बनता है, ये बेतुके क्लेम करते रहते हैं। लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल या लीगल बेसिस है, वो मैंने आपको पहले ही समझाने की कोशिश करी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बस एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन ही है। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि वहाँ पे जो भी हो रहा है उसको सिर्फ वहाँ से हट डिस्ट्रैक्शन के लिए ही इन्होंने ये सिर्फ क्लेम किया। जो रिजवी अहमद और उनकी पार्टी है बीएनपी, शेख हसीना की अवामी लीग के अगेंस्ट में है। इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। इंडिया के स्टेट्स पर ऐसे क्लेम एक प्रोपेगेंडा ही है। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में काफी स्ट्रॉन्ग है और ऐसे स्टेटमेंट का कोई ग्राउंड रियलिटी चेक पर कोई इम्पैक्ट भी कुछ नहीं होगा। अगर हम एक एंगल की तरफ देखें कि ये क्लेम किया क्यों गया है, क्योंकि इंडिया के लोगों के द्वारा हमेशा एक आइडिया दिया जाता है कि अगर हम चिटगांव पोर्ट के तरफ हम वो क्लेम कर ले, तो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो चिकन पॉइंट एरिया, हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो चिकन नेक कराया जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू कनेक्टेड है, जो कि सिर्फ आपको पता ही है कि 22 किलोमीटर वाइड है। ये एरिया काफी वनरेबल है और अगर चाइना या पाकिस्तान से कोई टेंशन होती है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी डिसरप्ट हो सकती है। चिटगांव पोर्ट का एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर सकता है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। कुछ टीटी साइन हुई थी जब शेख हसीना वहां पे बांग्लादेश में थी। एक हुई थी ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट इन 2018, जिसमें कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें चिटगांव और मोंगला पोर्ट का यूज करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए हो सके। इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया गुड्स त्रिपुरा, मेघालय और असम तक इजिली पहुंचा सकते हैं। इस प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया इनलैंड वाटरवेज को यूज कर सकता है और बांग्लादेश के थ्रू अपने कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए भी भेज सकता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का एक वैसे तो कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। अगर हम म्यांमार के सितवे पोर्ट की बात करें, तो इंडिया ने म्यांमार के सितवे पोर्ट को भी डेवलप किया और अंडर द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये जो पोर्ट है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कनेक्टिविटी को और स्ट्रेंथन करेगा और स्पेशली मिजोरम के लिए काफी फायदेमंद भी रहेगा। अगर हम रूट डिटेल्स की बात करें, तो ये कोलकाता से सितवे पोर्ट तक गुड्स ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर इनलैंड वाटरवेज के थ्रू सितवे पोर्ट से कलंदन रिवर के थ्रू कार्गो ट्रांसफर होता है और इसमें रोड नेटवर्क भी शामिल है, जहाँ पे कलंदन रिवर के थ्रू गुड्स मिजोरम तक पहुंचते हैं। यह प्रोजेक्ट चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। जो बांग्लादेश की अपोजिशन और चाइना का जो इन्फ्लुएंस का एक मेजर चैलेंज है, वो बांग्लादेश के लोग अपने पोर्ट्स को अपनी सॉवरेनिटी का सिंबल मानते हैं। साथ ही चाइना ने बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी काफी हेवली फंडेड किए हैं, जो कि इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक हर्डल भी बन सकता है। और म्यांमार की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो आपको पता ही है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, कलादन प्रोजेक्ट को स्लो करके रखा हुआ उन्होंने, और साथ ही लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल्स भी यहाँ पे ज्यादा है, जो कि प्रोजेक्ट की स्पीड को काफी इफेक्ट भी कर रहे हैं। अगर हम इंडिया के डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पर फोकस करें, राइट, तो बांग्लादेश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स और म्यांमार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बूस्ट करने में हमारी काफी सहायता हो सकती है।
अगर हम देखें जो कि रिजवी ने जो ये नया डिबेट जो चालू किया है उसमें इंडिया का स्टैंड किया है। तो इंडिया ने अभी तक बांग्लादेश के ऐसे भी किसी भी क्लेम पर कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्ड तो नहीं किया है, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में ऐसी बातें एस्केलेट होती हैं तो डिप्लोमेटिक रिलेशन पर इसका जरूर इफेक्ट पड़ेगा। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच वैसे भी काफ़ी अच्छी ट्रेड और कल्चरल टाइज पहले तो थी, पर अब जैसे वो हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली बात है काफ़ी हिट हुई है। जो ऐसी कंट्री और ये ऐसी ऐसी बातें करने पे ऑब्वियस बात है और कंट्रोवर्सीज का जन्म होगा, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जो पहले से ही काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और ख़राब होने की ज़्यादा संभावनाएं हमेशा ही रहेंगी ही। आखिर में यह कहना ज़रूरी है कि ये क्लेम ज़्यादातर प्रोपेगेंडा और सेंसेशनलिज्म ही है। हिस्टोरिकल कॉमनैलिटीज़ के बारे में बात करें तो कुछ है नहीं इसका सिर पाँव, लेकिन इनका आज के जियोपॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को ऐसे नैरेटिव्स के थ्रू डैमेज नहीं होने देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये क्लेम सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है या कुछ और? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।